अमाउंट है उसके डबल कॉलम होते हैं, 2 कॉलम, एक ये रहा और एक ये रहा, इसलिए इसको डबल कॉलम कहते हैं। आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं डबल कॉलम क्या, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे लिखा होगा, असर्शन लिखा होगा कैश बुक कैन बी ऑफ डबल कॉलम्स, ये लिखा होगा ए, आर मतलब रीजन, रीजन लिखा होगा बिकॉज ऑफ 2 columns of amounts। अच्छा अब इसको मत पढ़ो, पहली कैश बुक पढ़ो। कैश बुक कैन बी ऑफ डबल कॉलम्स, हो सकती है नहीं? यस मैम। तो अब इसको पढ़ के टिक लगा देना। अब इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो। बिकॉज ऑफ 2 columns ऑफ कैश बुक, 2 कॉलम होते हैं कैश बुक में, हाँ। 2 columns ऑफ अमाउंट। अमाउंट। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लिखा होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, पहला ऑप्शन ए लिखा होगा बोथ आर करेक्ट, फिर बी लिखा होगा बोथ आर इनकरेक्ट, तीसरा लिखा होगा ए इज करेक्ट बी इज नॉट करेक्ट। ए इज करेक्ट आर इज इनकरेक्ट, और चौथा लिखा होगा ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। तो अगर ये दोनों पे टिक लगा हुआ है तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? ए। अच्छा कई बार एक ऑप्शन दिया होता है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ Not- रीजन फॉर ए, हाँ। तो बताओ क्या आर ए का करेक्ट रीजन है? यस मैम। कारण है? Yes, क्या ma'am. हमको इसको इसीलिए डबल कॉलम कहते हैं क्योंकि इसके 2 कॉलम है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में वो ऑप्शन भी मिलेगा। तो पेपर में आपको ऐसे 3 से 4 कम से कम प्रश्न मिलेंगे ए और आर वाले। तो कैश बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये आसान होते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं होती है। आपको जो ठीक लगे उसमें पहले टिक कर दो और उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम डस्टर ले लो ना। बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं ये। नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अगर हर चीज को करने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका ये है, एक बार में सॉल्व होते हैं। हाँ तरीका नहीं आता हो तब तो कंफ्यूजिंग ही होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि डबल कॉलम कैश बुक होती है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो भी नहीं आएगा। आसान है बशर्ते आपको टॉपिक आता हो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया होगा कि हमारे पास पहले से ही कैश कितना पड़ा है और बैंक में कितना पड़ा है। ये 2 कॉलम है, ये है हमारा जो हमारे पास बिजनेस में कैश पड़ा है, और ये हमारा बैंक में जो कैश पड़ा है, बैंक के पास है हमारा। यार जैसे आपको खाता खुला हुआ है बैंक में, तो आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो महीने की पहली तारीख को ये हमने देखा, इसमें 50,000 पड़े हैं और इसमें 60,000, सपोज ऐसे है। अब इस डबल कॉलम कैश बुक में एंट्रीज पोस्ट करने के लिए रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं, हमने नगद सामान बेचा तो लिखेंगे 2 से, और नगद बेचा तो यहाँ। अगर ये लिखा है सामान नगद बेचा बैंक और साथ साथ पैसा बैंक में जमा कराया तभी उसी दिन, तो ये यहाँ ना आकर कहाँ आ जाएगा? बैंक। ठीक है। अगर ये लिखा हो सामान नगद बेचा आज, लेकिन बैंक में किसी और दिन कराया, तो जब आपने नगद बेचा तो कितना? कैश इन हैंड। जब उसको बैंक में जमा कराएंगे जिस भी तारीख को, तब बैंक में जमा कराने की अलग से एंट्री करेंगे, वो अलग से सीखेंगे। ठीक है। तो अगर नगद मिला तो कैश, चेक मिला और उसी दिन बैंक में हुआ तो बैंक में, या नगद मिला उसी दिन बैंक में हुआ तो सीधा बैंक में। कैश मिला लेकिन किसी और दिन, नॉट ऑन 2 अप्रैल, ऑन एनी अदर डे ऑफ अप्रैल आपने उसको जमा कराया, तो जब कैश मिल गया लिख लो, जब उसको जमा कराने की तारीख दी होगी तब देखेंगे, तब एंट्री करेंगे। यहाँ पर इस तारीख को 2 तारीख को इतना ही होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आपने सामान नगद खरीदा तो हम लिखेंगे बाय परचेज। जो बच्चे बेटा ईएमसी का ब्लास्ट प्रोजेक्ट कर खरीदा तो यहाँ 40,000, चुप रहो बिल्कुल, सर सिर्फ गाइड करेंगे, चुपचाप बैठो। अगर लिखा होता नगद ना खरीद करके चेक से खरीदा, कैश में खरीदा तो यहाँ, चेक से खरीदा तो यहाँ। चेक से जितनी भी पेमेंट हो, रिसिट्स नहीं,
पेमेंट, वो बैंक के कॉलम में आएंगी। जैसे वेजेस पेड, बाय वेजेस और बैंक में। चेक से हमने किसी भी पर्सन का डिविडेंड पे किया, आपको सिर्फ लिखा होगा ये पे किया वो पे किया, नाम लिखा होगा चीज का, बाय डिविडेंड और बैंक में, ठीक है। पूंजी लगाई और सीधा बैंक में जमा करा दी, टू कैपिटल, और सीधा हमने बैंक में लिख दिया 2 लाख। कुल मिला के कैश आ रहा हो तो कैश में लिख दो। अगर बैंक में पैसा जा रहा है, चेक नहीं आ रहा, चेक तो आता है तो जब तक बैंक में नहीं जाएगा उसको हम बैंक नहीं मानते। कैश आ रहा तो कैश में, चेक आया और उसी दिन बैंक में जमा हो गया तो सीधा बैंक। चेक से पेमेंट है तो बैंक में, कैश पेमेंट है तो कैश में। अब हम करते हैं कि अगर हमें चेक मिला आज, सपोज करो आज की तारीख है 2, और हमने उस चेक को बैंक में जमा कराया 4 तारीख को, तो जब हमें चेक मिलता है ना तो हम ये एंट्री करते हैं, चेक डेबिट टू जिससे भी मिला, जैसे एक्स से मिला तो इसमें ना कैश शब्द ना बैंक है, तो इसको हमने लिखना ही नहीं है। 2 तारीख को हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ केवल वही चीजें लिखते हैं जिस जर्नल एंट्री में या तो कैश शब्द का इस्तेमाल हो या बैंक का, वो इसमें आया ही नहीं तो लिखना ही नहीं है, खत्म। क्योंकि आपसे एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं, चेक प्राप्त हुआ 2 तारीख को, कैश बुक में क्या लिखा जाएगा, 2 चेक इन हैंड, 2x बाय x, या कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि चेक जब प्राप्त होता है कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन 4 तारीख को बोला आपने, अगर चेक प्राप्त होगा तो कैश बुक में नहीं दिखाया जाता है, उसमें कैश शब्द ही दिया है, बैंक शब्द ही दिया है। अब अगर 4 तारीख को आप बैंक में चेक जमा करा रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और चेक की स्पेलिंग भी देख लो, बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, तो इसमें बैंक शब्द आ गया ना, तो हम यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड। ये जो डबल कॉलम कैश बुक है ये कैश अकाउंट का भी काम करती है और बैंक अकाउंट का भी। तो ये हमारा कैश अकाउंट चल रहा है और ये बैंक अकाउंट। तो जब हम इस चेक को बैंक में जमा कराएंगे तो हम बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे जो जितनी भी राशि थी, तो चेक को बैंक में जमा कराने की है। कोई भी ऐसी चीज जो बैंक हमें देता है, ब्याज देता है, वो हमेशा बैंक के कॉलम में। बैंक ने अगर ब्याज दिया तो बैंक के कॉलम में, एक्स ने वाई ने किसी और में ब्याज दिया, नगद दिया तो कैश में, और खाते में जमा करा दिया तो बैंक में। अच्छा, कई बार लिखा होता है हमारे किसी ग्राहक ने सीधे हमारे खाते में जमा करा दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो जैसे मान लो वाई ने करा दिया, शगुन क्या लिख रही है, ध्यान दो क्लास में, वाई ने सीधा हमारे खाते में जमा करा दिया, तो 2y और सीधा बैंक में। क्लियर? ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट प्राप्त हुआ हमें बैंक से, बैंक में पैसा जमा था, बैंक ने उस पर हमें ब्याज दिया है, तो जिस भी तारीख को ब्याज मिला हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट बैंक और बैंक। बैंक से मिलने वाली चीज बैंक के कॉलम में, बैंक से दी जाने वाली या बैंक को दी जाने वाली चीज, जैसे हमने बैंक को ब्याज दिया, हमने ज्यादा पैसे निकाले हैं, हमने बैंक को ब्याज दिया, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट बैंक। बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लिए, अपनी सेवाओं के बदले में बैंक ने कुछ कमीशन, कुछ बैंक चार्जेस लिए। बैंक चार्जेस याद रखो, इसमें बैंक वर्ड है, ये हमेशा बैंक के कॉलम में आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे जो भी तारीख को दे रखा है बाय बैंक
जाओ जाओ फटाफट। ये एमसी के प्रोजेक्ट में जिसने हिस्सा लिया सर आ गए तो हाँ हाँ लाइन बनाओ भागो हम जल्दी रोकते से। हैं। शुरू होता है कि जो रह गए हैं इधर वीडियो में देख लेंगे। आगे आगे बना लो ताकि दिख भी रहे। मतलब हमारे पास किसी का दिया हुआ बिल या चेक है, आप माइंड में चेक रखो, और उसने हमें दे रखा है, मान लो मिस्टर एक्स ने दे रखा है, पर उसमें डेट डाल दी कि इसको आप इन कैश अगले महीने ही करा सकते हो, और मेरे को आज चाहिए पैसे। तो मैं बैंक के पास जाऊंगी, बैंक को कहूँगी मुझे आज ही पैसे चाहिए, पर ये बंदा जिसने मुझे ये बिल या चेक दिया ये तो अगले महीने देगा। तो बैंक कहता है ये बिल मेरे को दे जाओ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अगले महीने मैं खुद जाकर उस बंदे से जो है पैसे ले लूँगा। तो बैंक अपनी सेवा के बदले कुछ पैसे डिस्काउंट के काट लेता है। हमें डिस्काउंट नहीं लिखना है। मान लो 10,000 का बिल था और 1% डिस्काउंट के ऊपर बिल डिस्काउंट हुआ तो 100 तो कट गए 10,000 में से, तो 10,000 में से 100 गए, कितने बच गए 90। इतने पैसे हमें मिले, तो हम यहाँ लिख देंगे टू, बिल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। आप पूरा भी शब्द लिख सकते हो बिल्स रिसीवेबल। तो आपके बैंक में लिखे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बैंक आपके हाथ में पैसे नहीं देता, बैंक आपके खाते में जमा करा देता है। तो बैंक के कॉलम में हम क्या लिखेंगे 9900। ठीक है, ये आपको एक ना एक जरूर मिलेगी कि बिल डिस्काउंट कराया है, तो अमाउंट यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम। अब सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा को हिंदी में बोलते हैं विपरीत। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब जो दोनों साइड होती है, यहाँ भी होती है और यहाँ। एक ही एंट्री है लेकिन दो जगह होगी, उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा आपका। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो कब कब होती है, दो ही परिस्थितियों में होती है। या तो हमने बैंक से पैसा निकलवाया है और या हमने बैंक में पैसा जमा कराया है। देखिए पहले हम ये करके देखते हैं कि अगर हमने बैंक से पैसा निकलवाया हो तो हमारी जमा क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 4,000। ध्यान से देखिएगा पोस्टिंग। ये कैश बुक हमारे कैश अकाउंट का भी काम कर रही है और बैंक का भी। पहले हम इसको कैश अकाउंट मानते हैं। अगर ये कैश अकाउंट है ये, तो हम इसमें क्या एंट्री करते हैं टू बैंक। तो हम यहाँ लिख देते, मान लीजिए 10 अप्रैल की एंट्री है ये, हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक और कैश के कॉलम में, ये याद रखना है टू बैंक और कैश के कॉलम 4,000। और एलएफ के कॉलम में लिखेंगे सी, सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, यानी ऐसी एक एंट्री यहाँ भी मिलेगी अभी। तो दूसरा अब हम इसको मानते हैं बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट में एंट्री करनी हो तो ये हमारी क्या बनेगी, बाय कैश अकाउंट। उल्टा बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा ना, क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट सी, और यहाँ कैश है तो अमाउंट किसमें आएगी। अच्छा ऐसे भी समझना है, मान लो मुश्किल लग रहा है, आप एंट्री करके देखो, पैसा निकलवाया, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू तो सीधा दिख रहा है ना, टू तो यहाँ लिख सकते हैं ना टू बैंक। अब यहाँ बैंक लिखा है तो अमाउंट किस में आएगी, कैश में। इसका विपरीत वहाँ करेंगे, यहाँ बैंक है तो यहाँ क्या आएगा कैश, बाय कैश, और अमाउंट किस में जाएगी बैंक में। और एलएफ में क्या लिखेंगे सी। एक तो ये स्थिति है जब हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। दूसरी स्थिति हमारी होती है अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, उस स्थिति में हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब फिर वही करते हैं, मान लो ये 5,000, हम यू का यू यहाँ से उठाते हैं टू कैश अकाउंट
और अमाउंट किस में जाएगी? बैंक में, उल्टा। LF में लिखते हैं C। अब ये तो हमने लिख लिया 2, क्या बच गया? बैंक। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस में आएगी? कैश। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब दोनों विपरीत साइड प्रविष्टि, हिंदी में इसको विपरीत बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। तो दो ही परिस्थितियों में होगी, बैंक से पैसा ऑफिस यूज के लिए निकलवा रहे हैं और बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के लिए। अगर हम अगर हम पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाते हैं तो हम सीधा लिखते हैं बाय ड्राइंग्स। नकद निकलवाए तो कैश में, और अगर बैंक से निकलवाए तो बैंक में लिखेंगे। कई बार लिखा होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बैंक से निकलवाया तो बैंक के कॉलम में अमाउंट जाएगी, कैश में निकलवाया तो कैश में। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमारे बैंक में पैसे कम जमा थे, ज्यादा निकलवा लिए हमने। ये सिर्फ बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती है, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसे मिलती है? और उसमें एक ऑप्शन होगा कंज्यूमर, एक लिखा होगा बिजनेसमैन, एक कुछ और लिखा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? बिजनेसमैन। तो कई बार आपको बैंक का नेगेटिव वो दे रखा है बैलेंस, शुरू का बिगिनिंग में ही मिलेगा। कैश का तो पॉजिटिव दे रखा है, अभी कैश का तो पॉजिटिव ही होता है, हमारे पास कैश तो पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा। यहाँ तो हाथ में पैसे हैं 70,000, बैंक में कुछ जमा ही नहीं है, उल्टा बैंक से हमने ज़्यादा निकलवा रखे हैं। तो मान लो बैंक से हमने 35,000 निकलवा रखे हैं ज़्यादा, तो आपको लिखा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस ब्रैकेट में क्रेडिट। अगर डेबिट लिखा है तो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में। कैश का तो कुछ लिखा है चाहे नहीं डेबिट में, बैंक का कुछ भी नहीं लिखा है तो भी डेबिट में। क्रेडिट का तो सीधी आएगा ना? नहीं बेटी, स्टार्टिंग में मिलेंगे दोनों, पहली लाइन में मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस क्रेडिट। यानी पिछले महीने हमने बैंक से 35,000 ज़्यादा निकलवाए हुए थे, तो महीने की शुरुआत हुई तो हमने पहले ही दिखा दिया कि बैंक से हमने 35,000 रुपये ज़्यादा निकलवाए। आया समझ में? तो कुल ना ये बात है कि अगर आपको पैसा नगद मिल रहा है तो कैश के कॉलम में डेबिट, आ रहा है पैसा तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में, नगद आ रहा है तो कैश में, और बैंक में जमा हो रहा है आपको दिख रहा है किसी ग्राहक ने सीधे जमा करा दिए, पैसे तो आए लेकिन सीधा कहाँ है? बैंक में। और अगर सीधा आप किसी को आपने बैंक या चेक के थ्रू पेमेंट किया है, सारी पेमेंट किस में आएगी? बैंक में। चेक प्राप्त हुआ, कोई एंट्री नहीं, चेक प्राप्त हुआ उसी दिन जमा करा दिया, तो जिसने भी चेक दिया 2x और सीधा किस में लिख देंगे? बैंक में। चेक आज प्राप्त हुआ 4 तारीख, 2 दिन बाद जमा कराया, जिस दिन प्राप्त हुआ कोई एंट्री नहीं, 4 तारीख को लिखेंगे 2 चेक इन हैंड, और कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। ठीक है, लास्ट में ऐसे ही करते हैं, दोनों पक्षों का टोटल करते हैं। मोस्टली कैश का तो डेबिट का ही ज़्यादा होता है, बैंक का कभी कभार क्रेडिट का भी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, तो जिस पक्ष का टोटल ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस करके हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैश, और अगले महीने की 1 तारीख को क्या कर देंगे? 2 बैलेंस ड्रॉ। तो इससे संबंधित नियम जो है ना, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, वो नियम आने चाहिए, और 1-2 प्रश्न सफिशिएंट है। इस नियमों को बार बार सुनो, हर एक को मैंने इस पर लिख के दिखाया ना आपको, इसको बार बार देखना, क्योंकि MCQ में तो इसी को पूछा रहेगा, और 2-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे, मैं आपको पिक भेज दूँगी अभी रेफरेंस बुक में से देख करके भेज। ठीक है, चलिए बस बंद कर।